नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि भारत के जो वन है वो वर्षा का अनुसरण करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जो भारत के वन है वो वर्षा का अनुसरण करते हैं। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भारत एक मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं और भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक तथ्य स्पष्ट हो गया है कि जो जहाँ पर अधिक भारत में जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो भारत में कौन कौन सी वर्षा वन पाए जाते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पहला है आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पर्णपाती वन, कटीले वन और पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ठीक है, तो इनके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में। तो इसका जो पहला पॉइंट बनेगा उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट आपका है कि इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वन को हम सदाबहार वन कहते हैं। ये वन की विशेष इन वनों की विशेषता है कि ये वन साल भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन से वृक्ष हैं जो अपनी पत्तियां साल भर नहीं गिराते हैं। तो वो उसका राइट आंसर होगा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और ये सदाबहार वन भी कहे जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि भारत में वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की दो मुख्य विशेषताएं ये हैं कि ये इन वनों की विशेषता है कि ये साल भर पत्तियां नहीं गिराते हैं, उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। और ये वनों की विशेषता में एक विशेषता है कि इनकी जो स्थिति है वो 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश जहाँ पर होती है वहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगले पॉइंट की हम बात करें तो ये कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो आपका पहला होगा पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र से लेके केरल तक। दूसरा है कि पूर्वोत्तर भारत में शिलोंग पठार तक, और आपका पश्चिमी बंगाल में उड़ीसा तथा के तटीय भाग पर, और आपके तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, अंडमान निकोबार द्वीप पर और हिमालय के तराई क्षेत्र में। ठीक है, तो ये इतने क्षेत्र हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो हम आप नक्शे के माध्यम से देख लेते हैं। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, और आपके यहाँ से महाराष्ट्र लेके केरल तक के क्षेत्र को हम पश्चिमी घाट क्षेत्र कहते हैं। और पश्चिमी घाट क्षेत्र में ही यानी पश्चिमी घाट भी कह सकते हैं। पश्चिमी घाट से महाराष्ट्र से लेके केरल तक के क्षेत्र को यहाँ पर तटीय 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, जिस कारण से यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की स्थिति को देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो सदाबहार वन है उनके वृक्ष जो उनकी पत्तियां वो साल भर नहीं गिराती हैं। साल भर जो वृक्ष की पत्तियां वो साल भर नहीं गिरती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और बात है कि पूर्वोत्तर भारत के शिलोंग पठार पे, तो आपके इधर शिलोंग पठार होगा। ठीक है, और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय भाग पर, ये आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पर भी आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु का आपका ये कोरोमंडल तट है, और यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप, आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके बंगाल की खाड़ी में है। और हिमालय की तराई क्षेत्र में, तो यहाँ पर हम बता दें कि आपके तराई क्षेत्र में भी यहीं पर वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट की हम बात करें तो इनकी प्रमुख विशेषता क्या है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि इन वनों की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इनके बारे में जानते हैं। ये वन बहुत घने एवं लंबे होते हैं, जिस कारण सूर्य की प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये भी याद रखना है कि अधिक जहाँ बारिश होगी वहाँ पर जो पौधे होंगे बहुत ही अधिक लंबे और जिनकी पत्ती बड़ी होगी, जिस कारण से सूर्य का प्रकाश है वो धरती पर नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा पॉइंट है कि इनकी पत्तियां काफ़ी चौड़ी होती है, जिससे धरती का जल वाष्पोत्सर्जन करती है। यानी इनकी जो पत्ती हैं वो अधिक चौड़ी होने के कारण इनसे वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, जिससे कि बारिश होती रहती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इन वनों में जीवों तथा वनस्पति की विविधता पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए हम केरल की घाटी को शांत घाटी भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर विविधता होने के कारण एकदम शांत क्षेत्र रहता है। ठीक है, और अगला पॉइंट देखते हैं। इन वनों में कठोर लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं, अतः इन वृक्षों की लकड़ी का आर्थिक और इमारती उपयोग नहीं हो पाता है। इसका प्रमुख कारण है कि
आर्थिक रूप से उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि ये कठोर लकड़ी पाई जाती हैं आपके कहाँ पर, पश्चिमी घाट की हम बात कर रहे हैं और सदाबहार वनों की वृक्षों के बारे में, ठीक है। और इन वनों की प्रमुख वृक्ष कौन कौन से उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये कौन कौन से वन है, ये आपके आबनूस है, एबोनी है, महोगनी है, रोजवुड है, और नारियल है, ताड़ है, और बांस है। लंबे वृक्ष, जो बांस है वो आपके लंबे लंबे वृक्ष हैं, इन्हें घास भी कहा जाता है, ठीक है। और रबड़ है, सिनकोना। तो ये वृक्ष भी हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के क्षेत्र में के अंतर्गत आ जाते हैं। उनकी जो विशेषता थी आपने हमारे साथ अध्ययन किए, और जो कौन कौन से वृक्ष थे आपको इनकी विशेषता ये रही, और इनकी जो वन वो कौन कौन से थे वो ये रहे, ठीक है। तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पतझड़ वन और पर्णपाती वन या मानसूनी वन के बारे में जानते हैं। तो इनमें एक पहला पॉइंट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में रह गए, तो उसके बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, और उत्तरी सह्याद्री यानी ऊपरी पश्चिमी घाट में वर्षा वनों को 16 नाम से भी जाना जाता है। तो हम आपको बता दें ये आपका पूर्व यानी प्रायद्वीपीय भारत है, और आपके ये महाराष्ट्र है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र को या मेन पश्चिमी घाट तो पूरा ही नहीं, पश्चिमी घाट के आधे हिस्से को यानी ऊपर के हिस्से को हम सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है, सह्याद्री कहते हैं। और इसी यहाँ पर जो पश्चिमी घाट की वर्षा वन होते हैं उन्हें हम 16 के नाम से जाने जाते हैं। 16 फिल्म भी आपने देखी होगी, तो उसी से हैं 16 जो 16 है जो वृक्षों को नाम पुकारा जाता है वहाँ पर। तो ये भी आपको याद रखना है कि पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री कहते हैं, और उनके वहाँ पर जो वन है उनको हम 16 कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पतझड़ वन या पर्णपाती वन के बारे में, या मानसूनी वन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो 3 नाम है, इन्हें याद रखना है, या पर्णपाती वन कहते हैं, या फिर पतझड़ वन कहते हैं, या फिर मानसूनी वन कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इनका पहला पॉइंट है कि इन्हें पतझड़ या पर्णपाती वन भी कहा जाता है, पर्णपाती वन भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि ये वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होती है, यानी 100 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ बारिश होती है वहाँ पर आपके पतझड़ वन या पर्णपाती वन या मानसूनी वन पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में यही मानसून वन पाए जाते हैं, यानी जो जो वन है या मानसूनी वन कहें या पतझड़ वन कहें, तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन कहें या फिर मानसूनी वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है कि हिमालय के तराई क्षेत्र में अर्थात मध्य प्रदेश से लेके झारखंड तक, उत्तर प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक बीच के कटेली वन भाग को छोड़कर जहां वर्षा मानसूनी होती है वन पाए जाते हैं। तो ये हम आपको बता दें, ये बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, और आपके यहाँ से उत्तर प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक, और आपके मध्य प्रदेश से लेके झारखंड तक के क्षेत्र को, जो आपका ये क्षेत्र है, ठीक है, या इस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, आपके वन पाए जाते हैं आपके पर्णपाती वन, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पर जहाँ पर इसमें एक शर्त लगी, जहाँ पर बारिश बीच में नहीं हो रही है, यानी जहाँ कटीले वन पाए जाते हैं वहाँ पर इस क्षेत्र को छोड़कर और हर जगह पर्णपाती वन है। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यानी कोई वन है तो वो आपके पर्णपाती या मानसूनी वन है, ठीक, ये बात आप समझ जाओ। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि मानसून वर्षा होने के कारण, मानसूनी वर्षा होने के कारण यहाँ पर साल भर वर्षा प्राप्त नहीं होती है। इस कारण यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष सर्दियाँ बीत जाने के बाद गर्मी आने से पहले अपनी पत्तियाँ पानी को बचाने के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो ये पर्णपाती है, जैसे वसंत ऋतु आने से पहले ये अपनी पत्तियाँ गिरा देती हैं, यानी ये फरवरी मार्च में पत्तियाँ अपनी गिरा देते हो, जिस कारण से वाष्पोत्सर्जन कम हो, और अपनी जो पत्तियां हैं उन्हें कांटों में इन्होंने तब्दील कर रखा है। तो इनकी विशेषता क्या है कि मुलायम एवं मजबूत लकड़ी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये कौन कौन सी वृक्ष है उसके बारे में जान लेते हैं। तो वृक्ष में शीशम है, सौल है, सागौन है, साखू है, आम है, आंवला है, चंदन है, ठीक है। तो ये वृक्ष भी हैं जो पर्णपाती वन या फिर मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं, और इन वृक्षों की इमारती प्रयोग सर्वाधिक होता है और आर्थिक रूप से उपयोगिता में अच्छी है, ठीक है। ये भी याद रखना है कि इन पर्णपाती वन या फिर मानसूनी वनों की लकड़ी का उपयोग ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। और अगला पॉइंट देख लेते हैं। चंदन मुख्य रूप से कर्नाटक तथा नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि चंदन की लकड़ी कहाँ पाई जाती है, तो इसका जो राइट है आंसर वो आपका कर्नाटक और नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ये आपका कर्नाटक है यहाँ पर, और नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
चंदन की लकड़ी पाई जाती है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हो, कटीले वन या तथा झाड़ियों के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ये वन वर्षा ये वन जो होते हैं वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वहाँ पर आपके कटीले वन पाए जाते हैं। तो इनके मुख्य रूप से 2 क्षेत्र हैं, वो कौन से? पश्चिमी भारत में बात करें तो आपके राजस्थान, पंजाब, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ की बात हम कर रहे हैं। ये आपका गुजरात है, और आपकी हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान, तो ये आपका राजस्थान क्षेत्र में है, ठीक है। और पंजाब की बात करें तो इसके ऊपर पंजाब भी है, ठीक है, यहाँ पर आपका पंजाब है और पंजाब है। और गुजरात, ये आपका गुजरात क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कौन से वन पाए जाते हैं, यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं, क्योंकि बारिश से कम होने के कारण 70 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है, बल्कि कम ही होती है, जिस कारण से यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि वृष्टिशाय प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले तक के एक अर्धचंद्राकार में आपके ये वृष्टिछाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो हम आपको बता दें कि ये आपके प्रायद्वीपीय भारत था, तो यहाँ पर अर्धचंद्राकार के रूप में इस प्रकार से। तो ये आपका क्षेत्र जो पड़ रहा है वो आपका वृष्टिछाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, यानी मध्य प्रदेश के कुर्नूल जिले से आपके इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर तक, ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर तक, मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर आपके आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले तक के क्षेत्र में आप वृष्टिछाया प्रदेश के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इधर आपके पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वृष्टिछाया प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगले पॉइंट की बात करते हैं हम। इन्हीं पॉइंट में पहला पॉइंट है कि पत्तों की जगह कांटों ने ले लिए, यानी जो पत्ती थी, जो वृक्ष की पत्ती थी, वो उन्होंने एकदम कांटे का रूप ले लिया है। ये जैसे कि हम आपको बात करें, ये आपकी पत्ती है, लेकिन इन्होंने इस प्रकार से अपने को तब्दील कर रखा है, ठीक है। तो ये पत्ती अब एक कांटे के रूप में तब्दील होगी, जिस कारण से वाष्पोत्सर्जन ना हो और कोई जानवर भी इनको नुकसान न पहुंचे। तो दूसरा, इनके जो जो पत्तियां थी, उन्होंने कांटों में तब्दील रखा है। उसका प्रमुख कारण है कि वाष्पीकरण कम करने की बचत करने में सहायक है और जानवरों की सुरक्षा। तो ये 2 पॉइंट थे तो जो आपने जाने। और इनमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, वो आपकी बबूल आते, खजूर आते, नागफनी और आपकी खेजड़ा और वेल आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पर्णपाती वन के बारे में। पर्णपाती वन के बारे में कौन कौन सी विशेषता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि पर्वतों पर पाए जाने वाले वन वर्षा वन, यानी पाए जाने वाले वन वर्षा का अनुसरण ना करके ढाल का अनुसरण करते हैं। यानी पर्वतीय वन की प्रमुख विशेषता है कि जो इनकी प्रमुख विशेषता है कि वन वर्षा का अनुसरण नहीं करते हैं, बल्कि ढाल का अनुसरण करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में तेजी से गिरावट आती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से गिरावट के कारण सीमित क्षेत्र में ही जलवायु में परिवर्तन आ जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यदि आपकी विषुवत रेखा है, ठीक है, ये, और हम आपको बता दें एक बार, एक ही क्षेत्र के अंतर्गत का मतलब इसमें जो पॉइंट लिखा है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में तेजी से गिरावट के कारण सीमित क्षेत्र में जलवायु की परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी हम आपको बता दें, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपकी विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। आपको पता है कि ये क्षेत्र बहुत ही गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें साल भर लंबवत पड़ती हैं। लेकिन एक यहाँ पर प्रमुख ये भी कारण है कि यहाँ पर यदि कोई पहाड़ है ऊंचाई के साथ, ये आपका विषुवत रेखा, कर्क रेखा में, यहाँ पर यदि कोई ऊंचाई का क्षेत्र है, यानी पहाड़ है, तो यहाँ पर बर्फ पाई जाएगी, क्योंकि उस पहाड़ी पर ऊंचाई पर बर्फ पाई जाएगी। तो ये इसका मतलब ये नहीं विषुवत रेखा पर है तो यहाँ पर कोई भी बर्फ नहीं होगी। लेकिन इसमें लिखा है कि
थोड़े से ही क्षेत्र में तापमान में परिवर्तन आने पर आपको जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसी पॉइंट है कि यहाँ पर भी विश्वोत्तरीय कई ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पर बर्फ़ पाई जाती है। तो इसी प्रकार आप ये पॉइंट को क्लियर हो गए होंगे कि एक ही क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि भारत में विविध जलवायु क्षेत्र होने के कारण ही भारत में इस परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि ऊंचाई जलवायु में संशोधन ला सकती है, इसी कारण परिवर्तन जलवायु में संशोधन कर देते हैं। क्षेत्र देख लेते हैं कि भारत में दो जगह पाए जाते हैं, हिमालय में पर्वतीय वन है, ठीक है। हिमालय में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो उन वनों के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि 1500 सेंटीमीटर से 1500 सेंटीमीटर तक सदाबहार या पतझड़ वन पाए जाते हैं, यानी ऊंचाई तक 1500 सेंटीमीटर की अधिक ऊंचाई तक ही कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि 1500 सेंटीमीटर से 2500 मीटर तक शीतोष्ण 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 चौड़ी पत्ती वाले वन यानी देवदार, ओक और महफिल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 1500 मीटर दिया गया है, ठीक है। 1500 मीटर तक सदाबहार वन पाए जाते हैं। 1500 मीटर से 2500 मीटर तक शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन देवदार, ओक और वर्च और महफिल पाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि 2500 मीटर से 4500 मीटर तक कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ये रखना है और ये, ठीक है। कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गए। अगला पॉइंट है कि इसमें आपके ब्लू पाइन आता है और आपका सनोवार आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4500 मीटर से 4800 मीटर तक टुंड्रा वनस्पति यानी काई, घास और लिचेन पाए जाते हैं। ये वृक्ष ही हैं जो आपके पर्वतीय वन है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया है कि कौन सी किस ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो उसके बारे में आपने जाना। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, इसी में दक्षिण भारत में पाए जाने वाले पर्वतीय वन कौन से, तो उसके बारे में देख लेते हैं। नीलगिरी पर्वत पर अन्नामलाई तथा पालनी पहाड़ियों पर भी पाए जाते हैं यही जो आपके पर्वतीय वन है। और इन तीनों पहाड़ियों में कुछ क्षेत्रों में शीतोष्ण वन भी पाए जाते हैं जिन्हें दक्षिण भारत में सोलास कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो दक्षिण भारत की 3 पहाड़ियों में जो पर्वतीय वन है उन्हें हम सोलास भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाएगा कि सोलास किन वृक्षों को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि पर्वतीय वन को कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि सोलास वनों की मुख्य जो वृक्ष है वो आपके लॉरेल और मागोनिया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कौन कौन से हैं, लॉरेल और मागोनिया हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में ये पहाड़ियाँ हिमालय पर्वत की पहाड़ियाँ जितनी ऊंचाई नहीं है जी, यानी जो हिमालय पर्वत की ऊंचाई है उतनी ये दक्षिण भारत की जो पहाड़ियों की ऊंचाई नहीं है। अतः यहाँ कोटद्वारी वन नहीं पाए जाते। कोटद्वारी वन की विशेषता क्या है, कोटद्वारी वन वहाँ पाए जाते हैं जिसकी अधिक ऊंचाई होने पर वृक्षों की स्थिति बन सके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ज्वारीय या मैंग्रोव वन के बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो इससे कौन कौन से पॉइंट बन रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव वन की पहली विशेषता है कि भारत के तटीय क्षेत्र में जहाँ पर नदियाँ ने अपना डेल्टा बनाया है वहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, यानी जो ज्वारी या मैंग्रोव वन है वो वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर नदियों ने अपने डेल्टा बनाए। दूसरा पॉइंट है कि क्षेत्र कौन सा है, जैसे कि गंगा नदी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा और आपका गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा गुजरात में कच्छ के भागों में भी पाए जाते हैं। तो यानी आपको याद रखना है गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी क्षेत्रों के जो नदियाँ बहती हैं, जो नदियाँ हैं आपकी, इन्हीं की जो डेल्टा हैं और यहीं पर वृक्षों की स्थिति बनी हुई है और यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से ज्वारी वन पाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट भी देखते हैं कि क्यों पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि ब्रह्मपुत्र क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा का अधिकांश भाग बांग्लादेश के अधीन आता है, ठीक है, अधीन आता है। अतः भारत में मैंग्रोव वनों की सबसे अधिक मात्रा गुजरात में पाई जाती है। यानी जो सबसे ज़्यादा अगर मैंग्रोव वनों की बात करें तो गंगा नदी का डेल्टा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टे में आते हैं, लेकिन वो आपके बांग्लादेश में होने के कारण उनकी जो क्षेत्रफल है वो भारत में काउंट नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे अधिक जो वन है वो आपके गुजरात में पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी अधिक मात्रा में इन जो वृक्षों की संख्या है यानी क्षेत्रफल है वो आपके भारत के गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आंध्र प्रदेश में गोदावरी की कृष्णा नदी के डेल्टा में आता है। तो ये भी आपको याद रखना है।
तो पॉइंट ये क्लियर हो गए होंगे। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं। अधिकतर पूर्वी घाट अधिकतर पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि जो वन है वो अधिकतर पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। कुछ मैंग्रोव वन जो गुजरात में पाए जाते हैं, परंतु यहाँ यहाँ ये नदियाँ डेल्टा पर नहीं बल्कि ज्वारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अतः इन्हें ज्वारी वन भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर ज़्यादातर जो वृक्ष है वो आपके डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन गुजरात में तो कोई नदी कच्छ के क्षेत्र में ना होने के कारण यहाँ पे ज्वारी वन भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि इन वनों की प्रमुख विशेषता क्या, उनके बारे में जान लेते हैं। ये वन समुद्री एवं खारे पानी में डूबे रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इन वनों की जड़ें जो होती हैं वो पानी से बाहर निकली होती हैं, और लकड़ी कठोर होती है और छाल छारी होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि हम बात करें आपका ये जल है, समुद्र मानते हैं, ठीक है। और ये आपका माना कि वृक्ष, हम आपको समझा दें कि मैंग्रोव वन क्या होते हैं। और ये ज़्यादा ऊंचाई इनकी नहीं होती है, 1 मीटर से भी कम होती है, तो ये आपका वृक्ष है। लेकिन कहा गया है कि इन वनों की जड़ें पानी से बाहर निकली होती हैं, पानी में तो जाती ही समुद्र से, लेकिन फिर बाहर आ जाती हैं इस प्रकार से। तो ये भी आपको याद रखना है कि इन वृक्षों की जो जड़ें वो ऊपर आकर पानी से फिर बाहर आ जाती हैं इस प्रकार से। ठीक है, पानी में तो हैं इसकी जड़ें, लेकिन वो पानी में होकर फिर वो बाहर आ जाती हैं, तो ये आपके मैंग्रोव वन हुए। ठीक है, इनकी जो लकड़ी है वो कठोर होती है, तो ये भी आपको रखना कि ये इतने कठोर होते हैं कि इनसे तूफान भी आते हैं तो इन पर कोई असर नहीं पड़ता, और तूफानों को रोकने में बहुत ही सहायक होते हैं। तो पूछा जाता है कि समुद्र में आने वाले तूफान को किन वृक्षों की सहायता से कम प्रभाव कम हो जाता है, तो वो आंसर होना चाहिए आपका मैंग्रोव वन। ठीक है, ये समुद्र के खारे पानी में डूबे रहते हैं, तो ये आपके देखिए आधे हिस्से को समुद्र में पानी में तब्दील किए हुए हैं। ठीक है, ये आपका समझ गए होंगे कि मैंग्रोव वन क्या होते हैं। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।